थैंक यू फ्रेंड्स एंड द कंप्लीट कॉर्पो कॉम्प्लाई टीम फॉर दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है सैलरीड पर्सन कैसे अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। डिडक्शंस, बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, किन किन चीज़ों को करके टैक्स को सेव किया जा सकता है फॉर दी सैलरीड पर्सन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल है जो कि सैलरीड पर्सनल है, और ये डिडक्शन एड हॉक डिडक्शन है। अगर आपने 6 महीने भी काम किया है और सैलरी ली है तो भी ये डिडक्शन प्रोपोर्शनेट नहीं होती। ये पूरा अमाउंट ऑफ डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का आपको मिलता है। आप अपनी सैलरी में से डायरेक्ट 50,000 रुपये डिडक्ट कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा सेक्शन 80C का। इस सेक्शन के थ्रू आप 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को क्लेम कर सकते हैं, उस पर बनने वाले टैक्स को सेव कर सकते हैं। यह डिडक्शंस ऑन पेमेंट बेसिस है। इसका मतलब ये है कि जिस साल में आपने पेमेंट किया है सेक्शन 80C के अंडर, उसी साल में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हमारी अवेलेबल हैं, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है द प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आप अपने या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम पर LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, LIC पॉलिसी ले सकते हैं, और प्रीमियम पर दिए गए अमाउंट पर आपको LIC के अंदर बेनिफिट मिलता है, आपको सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर, PPF अकाउंट के अंदर आप बेनिफिट उठा सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, अगर आप बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हैं तो स्कूल फीस के अंदर एक कंपोनेंट होता है ट्यूशन फीस का। उस ट्यूशन फीस का बेनिफिट भी आप सेक्शन 80C के अंदर उठा सकते हैं। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है और उस होम लोन की रीपेमेंट के लिए आप हर महीने EMI पे करते हैं, उस EMI के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल का और एक होता है इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो कंपोनेंट है उसका क्लेम आप सेक्शन 80C के अंदर कर सकते हैं, और इंटरेस्ट का जो क्लेम है वो आप सेक्शन 24 में जाके कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो यानी कि अगर आपने होम लोन के ऊपर जो भी EMI पे किया है उसका कंप्लीट बेनिफिट आपको अपनी सैलरी के डिडक्शन में मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स है, नेशनल पेंशन स्कीम्स है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी 1.5 लाख की लिमिट को लेकर के आपका कैलकुलेट होगा और उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 80D। आप अपने या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम पर मेडिक्लेम इंश्योरेंस कर सकते हैं। उस पे दिए गए प्रीमियम पर आपको पूरा बेनिफिट दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू दी 25,000 रुपीज़ लिमिट टू दी 45,000 रुपीज़ लिमिट। 25,000 की जो लिमिट है और 45,000 की जो लिमिट है वो इस वजह से है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई 60 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर है और उसका मेडिक्लेम आपने करवाया है तो वो लिमिट हमारी 45,000 तक चली जाती है। अदरवाइज़ आपकी फैमिली और आपके ऊपर अगर आपने लिया हुआ है तो वो लिमिट आपकी 25,000 तक ही रहती है। इसमें आपको एक बात का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस की पेमेंट कैश में नहीं करनी है और किसी और के अकाउंट के थ्रू भी नहीं करनी है। इसकी पेमेंट ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होनी है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। और ये ऑन पेमेंट बेसिस है, अगर आपने इस साल पे किया है तो इस साल बेनिफिट मिलेगा, और अगले साल अगर आप पे करेंगे तो उसका बेनिफिट आप अगले साल में ही क्लेम कर पाएंगे। ड्यू बेसिस पे इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। उसके बाद एक सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 80CC-D। अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया है तो आप 50,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन मेड टू NPS। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 80G। आपने सुना होगा कि कुछ लोग डोनेशन करते हैं रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या गवर्नमेंट नोटिफाइड ट्रस्ट के अंदर। वो काफ़ी बड़ा अमाउंट डोनेट करते हैं। उस अमाउंट के ऊपर आपको इनकम टैक्स एक्ट बेनिफिट देता है सेक्शन 80G के अंदर। उस अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलता है, सब्जेक्ट टू 50% लिमिट या 100% लिमिट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो एंटिटी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उस एंटिटी को किस तरह का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला हुआ है, बट आपको इसमें बेनिफिट ज़रूर मिलता है।
उसके बाद एक सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 80TTA। इसमें इंटरेस्ट जो आपको सेविंग अकाउंट से मिल रहा है उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन दिया जाता है। ये डिडक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर ये बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपकी एज 60 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा है तो भी आप सेक्शन 80TTA के अंदर बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 80TTA के अंदर। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको सेक्शन 80TTA के अंदर तो इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो क्या ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80TTB के अंदर। और वो बेनिफिट 10,000 रुपये का नहीं है, वो बेनिफिट 50,000 रुपये का है। सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे वो बेनिफिट मिलेगा और फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर भी वो बेनिफिट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को। यानी कि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट एक सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार ने दिया है। उसके बाद एक सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG के अंदर वो व्यक्ति, वो सैलरीड पर्सन जिसको HRA नहीं मिल रहा है, तो क्या वो HRA का बेनिफिट नहीं उठा सकता? और वो रेंट भी पे कर रहा है, अपने घर पे नहीं रह रहा है, उसके पास कोई घर भी नहीं है, उसकी फैमिली के अंदर उसकी वाइफ, स्पाउस या फिर उसके बच्चों के पास कोई घर नहीं है रहने के लिए और वो रेंट पे रहता है और उसको HRA भी नहीं मिल रहा है कंपनी से, तो क्या वो कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता? सेक्शन 80GG के अंदर आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं सब्जेक्ट टू दी 5,000 पर मंथ की लिमिट तक, यानी कि 60,000 पर एनम का बेनिफिट आपको सेक्शन 80GG के अंदर मिलता है। इस सेक्शन का बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10BA फॉर्म भरना होता है, तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अच्छा, ये वो डिडक्शंस थी जिनके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब हम बात करते हैं सैलरी में प्रेजेंट उन कंपोनेंट्स की जिनका बेनिफिट आप टैक्स सेविंग के लिए उठा सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस का। अगर आपकी सैलरी में यूनिफॉर्म अलाउंस का कंपोनेंट है तो आप अपने टैक्स को सेव करने के लिए यूनिफॉर्म पर किए गए खर्चे के बिल को सबमिट कर सकते हैं और उस एक्चुअल बिल के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इस खर्चे में परचेज ऑफ यूनिफॉर्म बिल और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म बिल दोनों को क्लेम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कन्वेंस अलाउंस का। अगर आपकी सैलरी में कन्वेंस अलाउंस का कंपोनेंट है और अगर आप ऑफिस के काम से सेम स्टेट में कहीं पर भी आते या जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कन्वेंस पर किए गए एक्चुअल खर्चे की डिडक्शन आपको इस अलाउंस में से मिल जाती है। आपकी सैलरी में से डिडक्शन वो आपको मिल जाता है। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, ऑफिस से घर का खर्चा, जाने का आने का, और घर से ऑफिस के आने जाने का खर्चा आप इस कन्वेंस अलाउंस के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता है यहाँ पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट हमारा आता है हाउस रेंट अलाउंस का। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और आपको HRA मिलता है तो आप भी HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन और रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आपने अपने साल में, अगर आपने पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट पे किया है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का यानी कि मकान मालिक का पैन नंबर सबमिट करना होगा, कंपनी को आपको देना होगा। गोइंग फॉरवर्ड, अगर घर का किराया फैमिली के ही किसी मेंबर को भी चुकाया गया है तब भी आप HRA का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप HRA का बेनिफिट उठाते हैं तो आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट हो अपने लैंडलॉर्ड के साथ में, और दूसरा हर महीने की रेंट रिसीप्ट्स हो। और बहुत अच्छा होगा अगर ऑनलाइन आपने उसको रेंट पे किया हो, सो दैट कि आपके पास एक परफेक्ट प्रूफ होगा उस रिसिप्ट के लिए। आगे सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 में टैक्स कैलकुलेशन के 2 ऑप्शन सरकार ने दिए हैं। उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को हम ऑप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट ऑप्शन में आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की सेविंग का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसके ऊपर टैक्स स्लैब लगाया जाएगा, टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और आपको टैक्स उसका भरना होगा। सेकेंड ऑप्शन के अंदर
जो आपने इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन, सेविंग्स वगैरह कर रखी हैं, अलाउंसेस में से जो खर्चे, रिइंबर्समेंट्स वगैरह कर रखे हैं, उसका बेनिफिट आपको पूरा का पूरा मिलेगा और उसके बाद आपके ऊपर टैक्स स्लैब लगेगा और उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। इन दोनों ही ऑप्शंस के अंदर टैक्स स्लैब्स भी डिफरेंट हैं, तो ये आप आगे के आने के लिए टैक्स प्लानिंग हम कर सकते हैं, सेविंग्स हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस एम्प्लॉय के लिए बेटर रहेगा। और ये दोनों ही ऑप्शनल हैं, सरकार को इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के आगे के लिए जैसे ही बजट का प्रोनाउंसमेंट होता है, अकॉर्डिंगली वी विल अपडेट यू। थैंक यू।